और कर लेंगे दिल्ली सल्तनत। तो ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है ये 2-3 अलग अलग जगह से, और जो मेरे नोट्स थे जो कि पेड कोर्सेज है किसी इंस्टीट्यूट्स के, तो वो सब मिला के नोट्स बनाए हैं हम। उसको पूरा कवर कर लेंगे। कोई भी माइक्रो डिटेल्स छूटनी नहीं चाहिए। माई स्टूडेंट शुड एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इफ़ दिल्ली सल्तनत का कुछ भी क्वेश्चन यूपीएससी या फिर एमपीएससी के प्रीलिम्स में आए। ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा शायद, क्योंकि बहुत सारे डायनेस्टीज है। आज हम खिलजी तक के कर लेंगे पूरा कंटिन्यू। उसके बाद में मैं लास्ट में आपको एमसीक्यूज भी दूंगी इसी के ऊपर बेस्ड सॉल्व करने के लिए। फाइन, कर लेते हैं हम स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री को कैसे याद रखना है, स्टोरी के जैसे पढ़ते जाना है। बस कोई नाम, कोई डेट या फिर कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, टर्म्स होते हैं मोस्टली, इक्ता सिस्टम या फिर महलवारी, कुछ भी मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। किसके टाइम पे था, क्या मीनिंग है, और किसने शुरू करा था, किसने बंद करा था, छोटी छोटी डिटेल्स, क्योंकि टर्म्स के रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इसको याद कैसे रखना। अब देखो, शकुंतला से लोधी, शकुंतला समथिंग से सेड टू लोधी, ऐसे करके याद रखना। शकुंतला SKT से टू लोधी। कंफ्यूज ना, लोधी पहले था, सैयद बाद में था, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हम जो लास्ट के नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, उसमें मैं भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एंड रेवेन्यू ऑफ दिल्ली सल्तनत और महाराष्ट्र का स्पेसिफिक भक्ति मूवमेंट, ये सब हम कवर कर लेंगे। और जो एमपीएससी का भक्ति मूवमेंट या फिर जो हिस्ट्री होगा ना आर्ट एंड कल्चर वाली, वो मैं अलग से कवर करवा लूँगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वाले बच्चों ने भी वो एक बार देख लेना, बिकॉज अगर भक्ति मूवमेंट है तो तुकाराम या फिर ज्ञानेश्वर महाराज, इनके इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि महाराष्ट्र के ये था, भक्ति मूवमेंट था। ठीक है, सबसे पहले अब इसको हमको याद कैसे करना है। कासिम, ये कासिम, फिर गजनी, फिर गोरी, सीरियल नंबर वाइज याद कर लेंगे कि पहले कासिम आए थे, फिर गजनी आए थे, फिर गोरी आए थे, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का फाउंडेशन रखा था। उसके बाद में इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से फिर सब हम राजा याद रखेंगे। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, लेकिन ये भूलना नहीं, कासिम, गजनी, गोरी, QZO, QZO करके मैं खुद याद रखती हूँ, तो आप भी वैसे रखते हैं। Q से कासिम, Z से गजनी एंड गोरी से O से घोरी, ऐसे। दिल्ली सल्तनत वॉज द फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर टू यूनाइट एंड रूल होल इंडिया। ठीक है, तब तक के होल इंडिया पे किसी ने राज नहीं करा था, दिल्ली सल्तनत ने पहली बार करा था। इनका ये देख लेते हैं कितने कितने साल का था, ये तो लास्ट में नॉर्मल रिवीजन के लिए काम में था, हम डिटेल में देख लेंगे। दिल्लीज एंशिएंट नेम इज इंद्रप्रस्थ, कैपिटल ऑफ एंशिएंट कुरु किंगडम, कुरु राज्य, जहाँ पे महाभारत में भी कुरु का बहुत जिक्र है, वो उसी जगह पे दिल्ली बसाई गई। इंद्रप्रस्थ तो पांडवों का ही ये था, कैपिटल था। अनंगपाला तोमरा किंग थे, जिन्होंने की कंस्ट्रक्शन करवाया था दिल्ली की पुरम, दिल्ली की पुरम ऐसा नाम रखा था दिल्ली शहर का। एक नई सिटी बनाई थी उन्होंने, जो ये है ना हमारा इंद्रप्रस्थ की जगह है, उसी के ऊपर इन्होंने ये न्यू जगह बनाई थी, उसी को हम अभी दिल्ली बोलते हैं। अंगपाला, इसका भी थोड़ा सा अनंगपाला नाम रखना याद में। इट बिकेम द कैपिटल ऑफ मुस्लिम रूलर। ओके, बिल्ड 7 सिटीज, इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल ने मिलकर 7 सिटी बनाए हैं। कैसे, दिल्ली सल्तनत ने 5 और मुगल्स ने 2। ठीक है, 5 + 2 ऐसे याद रखो, 5 cities ऑफ हियर एंड 2 cities लेटर। किस किसने बनाई थी, ये भी माइक्रो डिटेल्स है, हमको याद करने होते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से कंस्ट्रक्शन एक्चुअली शुरू हुआ था, क्योंकि उसके पहले जो तीनों थे वो इन्वेडर्स थे, उन्होंने कभी राज नहीं करा था, वो आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। कासिम, गजनी, गोरी, बोलते रहना, जब भी मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे जोर से बोलते रहना, किसी से शर्माना नहीं। मेहरौली बनाई थी ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली बनाई थी। उसके बाद में सीरी किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत वाला जो अलाउद्दीन खिलजी, उसी ने सीरी नाम की सिटी बनाई थी। तुगलकाबाद, गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का प्रोमिनेंट किंग है गियासुद्दीन तुगलक, उसने तुगलकाबाद बनाया था।
जहांपना किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, द मैड किंग, ओके, जिसने कि दौलताबाद में भी शिफ्ट करा था महाराष्ट्र के अपना कैपिटल। इसने जहांपना बनाया था सिटी। फिरोजाबाद, ऑब्वियसली फिरोज शाह तुगलक, ही इज ऑल्सो प्रोमिनेंट किंग। इन्होंने जो कुतुब मीनार के ऊपर के 2 कंस्ट्रक्शन है वो भी बनाए थे, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दीनपना किसने बनाए थे? अब ये जो दीनपना और शाहजहानाबाद है, ये शाहजहां और शाहजहां के पप्पा यानी कि हुमायूं, उन्होंने दीनपना बनाई थी। हुमायूं वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल रूलर, उनकी वाइफ उनके बिहाफ पे ज़्यादातर रूल करती थी। हुमायूं वॉज एन आर्टिस्ट, ही वॉज अ आर्टिस्टिक पर्सन। उन्होंने दीनपना सिटी की शुरुआत की थी, शाहजहानाबाद शाहजहां ने की थी। ये देखो, ममलुक डायनेस्टी मतलब ही स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। उनको गुलाम डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्लेव्स हुआ करते थे, फिर किंग में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम ममलुक, याद में रखना। ये हो गया। खिलजीस, इतना पोर्शन खिलजी के टाइम पे बढ़ गया था क्योंकि अलाउद्दीन ने बहुत ज़्यादा ये करा था, क्या वॉर्स करी थी और एनेक्सेशन किया था, बहुत सारे किंगडम्स को उसने लूट के खुद के इसमें शामिल कर लिया था। तुगलक्स ने भी बहुत ज़्यादा एक्सपांड करा था, साउथ तक के एक्सपांड करा था मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा। लोधी के टाइम पे बहुत कम हो गया था। सैयद एंड लोधीज वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल एज दिस 3। तो हमको एक आइडिया आ गई कौन कितना था। तो तुगलक सबसे ज़्यादा, फिर खिलजी, फिर ममलुक यानी कि स्लेव, फिर सैयद एंड लोधी वॉज वेरी लेस। ओनली 3 किंग्स तो थे, उनके किंग्स ही नहीं थे ज़्यादा। दिल्ली सल्तनत के ये देख लेते हैं अभी हम कौन कौन से। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर ये फालतू की इंफॉर्मेशन है, मतलब नहीं आएगी शायद इसके ऊपर इतना कुछ का। सोर्सेज बता रखे, सोर्सेज आई डोंट थिंक सो, एक बार देख लेना, एमसीक्यूज नहीं आते सोर्सेज के ऊपर। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, सिंध कौन सा राज्य जहाँ पे अभी पाकिस्तान का सिंध है ना और राजस्थान को लग के वो वाला एरिया, वहाँ पे से कासिम ने इन्वेजन करा था। सभी इन्वेजन उसी साइड से हुए हैं मोस्टली। फर्स्ट इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड इन्वेजन महमूद ऑफ गजनी, थर्ड मोहम्मद घोरी, ठीक है। ऐसे बोलते जाना, हर बार जब भी मैं बोलूँ मेरे पीछे बोलते जाना तीनों के भी नाम। कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होने का किसने पहले करा था किसने बाद में करा था, और डिटेल में हम इन तीनों के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअली मेरे पास में ये एक पीडीएफ है, मेरे पर्सनल नोट्स के है ये, लुक। सो आई एम थिंकिंग शुड आई डू दिस और नॉट, या फिर जो पहले ये अभी चल रहे हमारे यही कर ले पूरा, ठीक है। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन, हजाज बिन यूसुफ, इन्होंने कासिम को इंडिया मतलब कि भारत के साइड में भेजा था अगेंस्ट दहार। इनका नाम क्या था? उमयद इराक से इनको भेजा गया था 1712 में, जबकि इस्लाम की शुरुआत नई शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे इनको भेजा गया था। दहार वजीर बिट्रे हिम, ठीक है, दहार के वजीर ने इसको धोखा दे दिया था। हाँ, ये इतना आई डोंट थिंक सो इतना डीप में जाना चाहिए हमको, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए। जो मेरे पर्सनल नोट्स है उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू के लिए इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी लिखी हुई है, वो बाद में देख लेंगे। ये सिटी ऑफ गजनी से आया था। गजनी की सिटी कहाँ पे है? आज के टाइम पे अफगानिस्तान में है। महमूद टाइटल यामिनी उद दौला, इनसे इनको मिली थी, राइट हैंड ऑफ एम्पायर, ओके। यज्जपाल सबुक्तिनी डिफीटेड, ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ही डिफीटेड शाही किंग ऑफ आनंदपाला, पंजाब के रीजन में जो थे, एंड मथुरा लूटी है इन्होंने बहुत बार। महमूद 2-3 टर्स ऑफ कैंपेन, टेम्पल सोमनाथ का टेम्पल भी लूटा है। ये ना एक्चुअली दिस लुक दिस गाजी, ये गजनी, गोरी, इसके बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसी में से कवर करेंगे, ठीक है। इन तीनों को अभी हम इनको यहाँ से कवर नहीं करेंगे। बस जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो लड़ाई हुई थी घोरी की, वो याद रखना। 2 बार लड़ाई हुई थी, पहली बार जीत गए थे पृथ्वीराज चौहान, दूसरी बार हार गए थे। दूसरी बार जब हार गए थे तब फिर उनको पैर में चोट लग के फिर उनकी डेथ हो गई थी बाद में चल के।
ओके, ही वॉज डिफीटेड, कैप्चर्ड। बैटल ऑफ चांदवर, कन्नौज के जयाचंद वर्सेस घोरी के बीच में हुई थी। जयचंद को हरा दिए थे घोरी ने। कितने बैटल्स हुए हैं, किस रीजन में हुए हैं और किन राजाओं के साथ में हुए थे। पृथ्वीराज चौहान वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चंदेलाज वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये याद में रख लेना क्योंकि आते हैं इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। चौहान्स के साथ में राजस्थान में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान किंगडम के साथ में। फिर तोमर्स, अंगपाल तोमर के साथ में दिल्ली में हुई थी। हो गया क्या? ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये नोट्स आर नॉट दैट गुड बट द रिटन नोट्स आर वे परफेक्ट देन दिस। ओके ओके, पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्लेव डायनेस्टी, टर्किश थे ये, ठीक है। अफगान, इराक कुछ नहीं, अरेबिक नहीं, कुछ नहीं, टर्किश। स्लेव डायनेस्टी टर्किश थे। फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ घोरी। ओके, टर्किश स्लेव मोहम्मद घोरी का। मिलिट्री जनरल थे ये घोरी के। देन वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ घोरी। ओके, गवर्नर बन गए थे फिर ये घोरी के। उसके बाद में डेथ हो गई थी, सो ही कॉन्सोलिडेटेड हिज पोजीशन। और जैसे होता है ना कि अगर राजा की डेथ हो जाएगी तो फिर जो नीचे वाला है वो राजा की पोजीशन ले लेता था, तब सेम वैसा हुआ। और लाहौर से रूल करते थे ये तब लोग, ठीक है, दिल्ली तक के नहीं आए थे, लाहौर से चल रहा था सब। एंड द टाइटल ऑफ सुल्तान के जगह इन्होंने मलिक, जैसे मलिक कहा जाता है ना, वो अपनाया था। इंस्टेड ऑफ सुल्तान ही टुक द टाइटल ऑफ मलिक। सिपाह सलार या फिर लक्षभक्ष, ये तीनों लिख लो। टेक अ नोट्स, पेज लो, पेन लो और लिखना शुरू करो जो जो मैं बोल रही हूँ। ही बिल्ड सिटी ऑफ मेहरौली। मेहरौली कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहली सिटी बनाई थी। हमको 7 सिटीज पढ़नी है, ठीक है। 7 में से फर्स्ट सिटी हो गई मेहरौली, कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निज़ाम, ये एक हिस्टोरियन थी, इन्होंने बुक लिखी है पर्शियन में, ताज उल मसीर। इसमें इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के रिकॉर्ड लिखे हैं, जिसके बारे में से हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में नहीं है, पर्शियन है, याद रखना। दिस हसन निज़ामी, नाम भी आ सकता है कि हसन निज़ामी किसके टाइम पे था, इसने कौन सी बुक लिखी थी। सो ताज उल मसीर लिखी थी इसने। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत जल्दी 4 साल में मर गए थे। 4 साल उन्होंने राज किया था। हॉर्स पे जो बैठ के पोलो खेला जाता है उससे उनकी डेथ हो गई थी। फिर आराम शाह आए थे जो कि मतलब इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, ही इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वेयर इज माय कर्सर? ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने इनकी बेटी से शादी कर ली थी। ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ बदाऊं, शायद ये हरियाणा के पास में है ये जगह। तो उन्होंने वहाँ पे गवर्नर का पोजीशन थी इनकी, स्लेव भी कह सकते हैं और गवर्नर भी, क्योंकि पोजीशंस अच्छे होते थे। स्लेव भले कहा जाता है तो हम जिसको अभी पीए, पर्सनल असिस्टेंट वगैरह कह सकते हैं ना, मैनेजर कह सकते हैं, उस पोजीशंस की बात रहते थे ये लोग। फिर उन्होंने थ्रोन पे, ओके, एंड इन्होंने, इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करा था, ठीक है। सबसे पहले था हमारा लाहौर, ऐबक के टाइम पे उन्होंने मेहरौली बनाई थी, इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी। अब नाम पड़ गया है दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश ने कॉइन्स, ओके, कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे थे। इसको ऐसे रखना, टीसीएस है ना हमारा कंपनी, उससे याद रखना, टीएस टंका सिल्वर, ठीक है। एंड जेसी, जेसीबी होता है, जेसीबी, ठीक है, उससे याद रखना जेसी, जीतल यानी कि कॉपर, कॉपर का जीतल था, और टंका जो था वो सिल्वर का था। हमेशा कंफ्यूज होगा, हर एक को कंफ्यूज होगा, नाम सुने रहते हैं बट याद नहीं आता है कि कॉपर का कौन सा था और सिल्वर का कौन सा था। और इसी जगह पे यूपीएससी विल मेक यू कंफ्यूज एट द सेम दिस पॉइंट। कॉइन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ही ऑब्टेन मंसूर, मंसूर क्या होता है? एक फॉर्मल इन्विटेशन, ईमेल कह लो आप, राज फरमान कह लो, ठीक है। राज फरमान आया था इनको, खलीफा जो ऑटोमन एम्पायर ना टर्की का, वहां से इनको फरमान आया था और इनको सुल्तान, विच इज द खलीफा रिकॉग्नाइज द रूल ऑफ सुल्तान ओवर द पर्टिकुलर टेरिटरी, इनको सुल्तान घोषित कर दिया था जो इंडिया का दिल्ली का रीजन था, उस रीजन पे, ठीक है।
सिर्फ 3 लोगों को अब तक के ये सुल्तान की पोजीशन का टैग मिला है, मोहम्मद बिन तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश को। इन 3 लोगों को, ये तीनों भी प्रोमिनेंट हमारे यहाँ के सुल्तान्स, ठीक है। इनको मंसूर फ्रॉम कैलिफ, ये जो है ना कैलिफ खलीफा, ये सब एक ही है, वहाँ का जो हम पोप कह सकते हैं ना, वैसा था वो। ही इंट्रोड्यूसेस अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कॉल्ड इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या है कि हम आपको पेमेंट या फिर वो जो पैसे के रूप में ना देते हुए हम आपको ज़मीन दे देंगे, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। इसी के कारण सभी ये जो होता है किंगडम्स होते हैं वो टूटना शुरू होते हैं, क्योंकि बहुत सारे राइट्स भी उसके साथ में मिल जाते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग आर्मी वॉज गिवन टू हायर ऑफिशियल्स एंड देयर सैलरी वॉज पेड इन इक्ता सिस्टम इंस्टेड ऑफ कैश। इंस्टेड ऑफ कैश और कॉइन्स के बदले में उनको ज़मीन दे देंगे, कुछ राइट्स दे देंगे, रिवेन्यू राइट्स दे देंगे। तो उसी के चक्कर में बहुत सारे किंगडम्स टूटे हैं। विजयनगर भी उसी के जैसे टूटा था, मुगल्स का भी। इक्ता वॉज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम गिवन टू आर्मी मेंटेनेंस इन द मुगल पीरियड एंड दे वर कॉल्ड द जहागीर्स। जागीरदार्स मुगल के टाइम पे थे। द लैंड ग्रांट गिवन टू द मुस्लिम प्रीस्ट को तो जमीन, अब ये भी लिख लो, ओके, टेक पेन एंड राइट इट डाउन। मुस्लिम प्रीस्ट मतलब कि मौलाना जिनको जमीन दी जाती थी उनको इनाम, सयूर गर्ल या फिर मदद ए मसच, इमक या फिर इदरर, ये सब नाम जो मुस्लिम प्रीस्ट को या फिर जो भी उनके संत या फिर जो भी हुआ करते थे उनको दी जाती थी। सभी नाम लाइन से लिख लो, अगर क्वेश्चन आए तो हमको ये सारे नाम याद होना। वफ क्या था? लैंड ग्रांटेड गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मतलब कि उनके दरगाह और क्या होता है मुस्लिम लोगों का मस्जिद, हाँ मस्जिद, दरगाह, ये सब मॉस्क, दरगाह, मदरसा, खानका, ओके व्हाटएवर, ये सब मेंटेन करने के लिए वफ को जो पैसा दिया जाता था या फिर जो ज़मीन दी जाती थी वो आज करंटली दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। तो इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका कि हिस्टोरिक और प्रेजेंट न्यूज से कनेक्शन है, वैसे क्वेश्चन ही यूपीएससी ज़्यादातर पूछते हैं। ड्यूरिंग हिज पीरियड 40 टर्किश इकतदार्स फॉर्म एन एसोसिएशन तुर्क अने चालंगीनी चालीसा। इनको याद रखना क्योंकि आगे चल के गियासुद्दीन बलबन इनको खत्म कर देगा, ठीक है। ये 40 लोगों की, 40 टर्किश लोगों की, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी कहाँ की है? टर्की की है, तो वहाँ के जो ज़्यादातर मैनेजर्स या फिर मिनिस्ट्रीज है वो भी टर्किश लोगों की थी। तो 40 उनके कैबिनेट मिनिस्टर समझ लीजिए आप। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उसका नाम क्या था? तुर्कन ए चिहालगिनी या फिर चालीसा कहा जाता था। अब ये भी नाम अच्छे से याद रखना। इधर एक नाम था ताज उल मसीर किताब का नाम था, हसन निजामी ने लिखी हुई ऐबक के टाइम पे। नोट इट डाउन, ओके, विथ मी नोट इट डाउन, अदरवाइज यू विल फॉरगॉट इट, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स। सुल्तान बिकेम अ पपेट, ठीक है। इल्तुतमिश तब तक कि उनका पपेट बन गया था, इन 40 लोगों का जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ रहा था। फिर चेंगिस खान की एंट्री होती है पिक्चर में, ठीक है। ये मंगोलिया जो देश है वहाँ के लोग थे, ये आए थे हमारे इधर। इनको चेंगिस खान या फिर जो मंगोल लोग होते हैं उनको तेमुचिन भी कहा जाता है, लिख लो ये भी, तेमुचिन या फिर चेंगिस खान या फिर मंगोलाइट्स। और मंगोलाइट्स से फिर उनका नाम मुगल पड़ा है, इसी से पड़ा है, क्योंकि जो मुगल्स के जो मदर की साइड थी ना वो मंगोल्स थे, उसी पे से उनका नाम मुगल्स पड़ा है। अपीयर इन इंडियन बॉर्डर एंड इन्वेडेड in 1221, Iltutmish saved the infant Delhi Sultanate from attack of Genghis Khan with the timely diplomacy by refusing asylum to Jalaluddin Mangabarni, a prince, whatever, too difficult. Prince was chased by Genghis Khan and reached very close to India and finally he returned without invading दिल्ली, ठीक है। चेंगिस खान आया इंडिया तक के, लेकिन उसने इन्वेड नहीं करा, वापस चला गया। रजिया सुल्तान, दिस इल्तुतमिश गाय, ही हैव 4-5 sons and 1 daughter. रजिया सुल्तान व्हेन ही वाज इन सम जंग में फंस गया था वो कहीं पे तो भी, एंड नन ऑफ हिज सन केम टू सेव हिम, सो ही गेट टू नो दैट हिज डॉटर कम एंड सेव्ड हिम in that war.
So he get to know, okay, my daughter is very capable of having this position. So he gave throne to रजिया. रजिया के भाइयों को ना देते हुए उसने रजिया को रानी बनाने का सोचा. अब तक के दिल्ली सल्तनत की इकलौती रानी है ये. मुस्लिम्स के इसमें रानी है ही नहीं, कोई क्वीन नहीं बनी है, मतलब कि जो थ्रोन पे जाए. शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर द इंडिया. उलेमा जो होते हैं ना, मुस्लिम क्लर्गरी, जिसको हम मैनेजर्स या फिर यही कह सकते बाबू लोग जो काम करते हैं उनके साथ में, उन्होंने बहुत अपोज करा. जितने भी मिनिस्ट्रीज थे, जो भी थे, सबने उनको ना उलेमा कहा जाता है, उन सब ने उसका अपोजिशन किया कि हम किसी लेडी के अंडर में काम नहीं करेंगे. दे वर टू पेट्रियार्कल सोसाइटी दैट टाइम. अ वुमेन इन पावर वाज अगेंस्ट शरिया, अगेन द इस्लामिक लॉ, एंड शी वाज अपोज्ड बाय हर स्टेप मदर. ओके, शाह तुर्कन कौन थी? उसकी स्टेप मदर थी. एंड हर प्राइम मिनिस्टर निज़ाम उल मुल्क जुनैदी. इन दोनों ने, शाह तुर्कान एंड निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, इन दोनों ने उसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन करा. एंड शी अपॉइंट जमाल उद्दीन याकुत. अब याकुत को याद रखना, ठीक है? याकुत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. उसका वन ऑफ द फेवरेट स्लेव कह सकते हैं आप, या फिर लवर भी कह सकते हैं, बट मोस्टली वो उससे काम ही कराती थी. हब्सी ट्राइब से था. इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है. हब्सी ट्राइब का याकुत करके स्लेव था, जो कि रजिया का स्लेव था. आमिर अक्रूर, हेड ऑफ क्लेवरली, उसको ये जगह दी गई थी. ये जो था ना याकुत, वो स्लेव्स भी हुआ करते थे और उनके पास में कुछ मिनिस्ट्री या फिर कुछ पावर्स भी हुआ करते थे. सो अमीर ए अक्रूर की इसको पोजीशन थी हेड ऑफ कैवलरी. आर्मी की जो होती है ना, टुकड़ी होती है, उसको उसका हेड बनाया गया था. रजिया एंड हर हस्बैंड अल्तुनिया वॉज असैसिनेटेड, मार्किंग द एंड ऑफ रूल. ठीक है, इन दोनों को मार दिया था, इसके पति को. तो फिर उनका शासन खत्म हो गया था. फिर बहरम शाह आए थे. बहरम शाह वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग रूलर बिकॉज चंगलानी, पता था ना हम, 40 लोगों की, टर्किश लोगों की टीम, वो बहुत पावरफुल हो गए थे. वो किसी किंग को टिकने ही नहीं देते थे. बहरम शाह को भी उन्होंने टिकने नहीं दिया. विद इन 2 years ही रिजाइन. ही टू वॉज एंड मसूद शाह आए थे फिर, जो कि थ्रोन, ओके, इनको भी हटा दिया गया था फिर कुछ ही साल में. नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये भी मतलब इन्होंने बहुत अच्छे साल तक के 20 years तक के रूल करा, बट ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट पावरफुल. मिनाजुस सिराज वॉज अ फेमस हिस्टोरिकन हु रोट द तबाकत, रोट इट डाउन, तबाकत ए नसीरी. ये इन्होंने बुक या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम, लिटरेचर लिखा है जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में लिखा है. क्वेश्चन आ सकता है, इन विच टेक्स्ट और इन विच बुक वी कैन नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्लेव डायनेस्टी. सो हमको तबाकत ए नसीरी ये याद रखना है. तबाकत ए नसीरी, नसीरी अलग नाम है थोड़ा सा, तो याद रख सकते हैं. बलबन अ पावरफुल नोबर बिकम द डी फैक्टो रूलर ड्यूरिंग हिज नेम. इस बुक के अंदर लिखा है कि जब ये बलबन, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो किसी न किसी बुक सोर्स या टेक्स्ट से ही मिलती है. सो यहाँ पे अगर पैराग्राफ में लिखा है, मतलब कि वो बुक पे कहीं पे तो भी लिखा होगा जो कि हमको टेक्स्ट बुक में मिला है. बलबन अ पावरफुल रूलर, डी फैक्टो रूलर, मतलब कि ये नसीरी उद्दीन के जगह पे यही अपना डिसीजन बताता था. बलबन जो था, बलबन वॉज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग किंग सिंस स्टार्टिंग. सो ये उसके टाइम पे बलबन पॉइजन द सुल्तान. ठीक है, इसने फिर गयासुद्दीन ने इसको दे दिया जहर और ये मर गया. ठीक है, अगेंस्ट मंगोल गयासुद्दीन बलबन 20 साल तक के राज करा. तुगरील्स को मारा इन्होंने, बहुत कुछ करा इन्होंने. देखते हैं. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ स्लेव एंड बॉडीगार्ड ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश के टाइम से था, रज़िया के टाइम पे भी था, मतलब ये फ्रॉम स्टार्टिंग ही इज देयर इन द किंगडम. ही सर्व एज अ अमीर ए शिकरी. अमीर शिकरी क्या है? शिकार है, सॉरी, वी कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, हंटिंग डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे. अमीर ए शिकार. ड्यूरिंग रजिया रूल एक्टेड एज द वजीर. प्राइम मिनिस्टर थे रजिया के टाइम पे. वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रोल ही हैव. नायब सुल्तान, डेप्यूटी सुल्तान भी थे. ओके, और नजीरुद्दीन मोहम्मद. ओके, डेप्यूटी सुल्तान थे एट द टाइम ऑफ नजीरुद्दीन मोहम्मद. फिर उन्होंने डेप्यूटी सुल्तान थे, पॉइजन देके सुल्तान बनने का ट्राई करा और बन भी गया इवेंचुअली. Later become Sultan, he recognized as the greatest ruler of slave dynasty. Yes, to consolidate the authority of Sultan,
rather expand his territory. Okay, he do the what consolidation of power, what we call it, I'm forgetting the name, मतलब कि D something. Okay, I'll forget now. I won't recognize anything. He took many measures to establish an absolute monarchy and raise the prestige of Sultan. ठीक है, इन्होंने सुल्तान की पोजीशन हाई करने के लिए बहुत कुछ सारे स्टेप्स लिए और पूरा मोनार्की मतलब जो डेस्पोटिक रूल था ना, बहुत ऐसा कड़क उन्होंने नियम बनाए थे कि मतलब ऑटोनॉमी किसी को होना ही नहीं. जो 40 की टीम थी ना इनकी 40 लोगों की, वो भी उसने खत्म कर दी थी. और जिस पे भी डाउट आता था उसको खत्म कर देना, स्पाई लगा देना, जो उसके मैनेजर्स या फिर जो मिनिस्ट्रीज के बाकी हुआ करते थे उन पे स्पाई लगा देना. इसने 3 ट्रेडिशंस पर्शियन के अपने कोर्ट में लाए थे. सजदा करना होता है, मतलब कि झुकना होगा आपको सुल्तान के सामने, जैसे हम मंदिर में माथा टेकते हैं उस टाइप से. पायदोस क्या होता था? किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान. लिटरली डिस्गस्टिंग, बट ठीक है, ये था उनमें क्या ट्रेडिशन. और नवरोज अभी भी हमारे यहाँ पारसी लोगों की न्यू ईयर होता है. ये पारसी लोग कौन होते हैं? जो ईरान से इंडिया में आए थे. एंड पर्शियंस आर द सेम. सो न्यू ईयर डे इन ईरान, सो यहाँ पे भी सेलिब्रेट करना शुरू करा था. और नवरोज के टाइम पे फिर जितने भी उनके दरबार में काम कर रहे लोग हैं वो गिफ्ट लाते थे सुल्तान के लिए. सो गयासुद्दीन बलबन के लिए ये सब लोग गिफ्ट लाएंगे, जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं ना दरबार में, वो सब. हिज ग्रेटेस्ट विक्ट्री वॉज टू एलिमिनेशन ऑफ चलांगिनी. आई जस्ट सेड व्हाट. वो 40 लोगों को हटा दिया, उनकी पावर बहुत कम कर दी. एग्जीक्यूटिव नोबल हु बिकेम द थ्रेट टू द अथॉरिटी ऑफ सुल्तान. सुल्तान की अथॉरिटी को थ्रेट हो रहा था, इसलिए उसने हटा दिया उन लोगों को. विच वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश. इल्तुतमिश ने 40 लोगों को स्टार्ट करा था, ठीक है, और बलबन ने बंद कर दिया था. और ये किसका स्लेव बॉडीगार्ड था? इल्तुतमिश का ही बॉडीगार्ड था. और 40 लोग भी इल्तुतमिश ने स्टार्ट करे थे, जो कि बलबन ने खत्म कर दिए. जियाउद्दीन बरानी एक हिस्टोरिकन थे, हिस्टोरिकन ऑफ एज. प्रोजेक्ट बलबन एज द रेसिस्ट. ओके, इन्होंने कहा कि बलबन बहुत रेसिस्ट थे एंड नेवर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग विद नॉन टर्किश पीपल. ही ओनली लव टर्किश पीपल. अदर देन दैट एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी एथनिसिटी, ही डोंट लाइक दैट. मतलब कि नहीं था गयासुद्दीन बलबन इतना अच्छा इंसान. उसके सामने ऐसे एक गुस्से वाला इमोजी बना लेना, कि मतलब हमें एक परसेप्शन बन जाता है कि अगर कोई एमसीक्यू आए इस नाम के ऊपर तो थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह, किस साइड में जाना है हमें. दिस पर्सन वॉज निगेटिव और दिस पर्सन वॉज पॉजिटिव. ओके, जैसे कि इल्तुतमिश एक पॉजिटिव पर्सन था, बट गयासुद्दीन बलबन एक निगेटिव पर्सन है, उस तरह से. He set a bell of justice to provide impartial justice to people. Bell of justice कितने करी थी? बलबन ने. बलबन exterminated a group of robbers, the hilly people of मेवात region. मेवात के रीजन में जो रॉबर या फिर डकैत कहा जाता था, उस मरवा दिया था उन लोगों को. एंड टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगरिल खान, इसको मरवा दिया था. इनने बलबन के एट्रोसिटीज के खिलाफ ये करा था, रिवोल्ट करा था, उनको मरवा दिया था. खुतबा क्या था? अब ये खुतबा लिख लो. अ प्रेयर रीड ऑन सुल्तान्स नेम एवरी फ्राइडे इन द मस्जिद. रीड ऑन हिज नेम, खुतबा इसको कहा जाता है. बलबन mercilessly beheaded तुगरिल एंड सप्रेस द रिवॉल्ट. ठीक है, ये रिवॉल्ट की पनिशमेंट है. beheaded तुगरिल, गवर्नर ऑफ बंगाल. He separate military function from finances and create a separate military department called Diwan-e-Ariz. Diwan-e-Ariz military का डिपार्टमेंट एक अलग बनाया था, जिसको दीवान-ए-अरीज कहा था. सेपरेशन ऑफ पावर लिख सकते हैं. किसने चालू करी थी? बलबन ने चालू करी थी. He introduces a gold coin दिरम. दिरम आज भी चलता है. ये कहा सऊदी अरेबिया या फिर यूएई साइड में दिरम्स चलते हैं ना अभी भी. सो इसको कैसे याद रखना कि दिरम, गोल्ड के कॉइन, किसी भी मेथड से देख लो. अब जीडी, जीडीपी, जीडी याद रख लो. he used both diplomacy and force against Mongols. Okay, and invading tribes from Central Asia. जो भी अटैकर्स आ रहे थे उन सबको इसने अच्छे से हैंडल करा. डिप्लोमेसी एंड फोर्स के मतलब he was a good in terms of power, he was good.
बट ही लॉस्ट हिज सन मोहम्मद इन द वॉर अगेंस्ट द मंगोल्स। ठीक है, मंगोल्स के वॉर करते करते फिर ये इसका ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन ऑफ बलबन काइकुबद what the name, the last ruler of slave dynasty who had paralysis okay, paralysis से शायद मर गए थे ये। slave dynasty vanished when he assassinated by his military general। इसके military general जलालुद्दीन खिलजी ने इनको मार डाला था। अब जलालुद्दीन खिलजी कौन है? पद्मावत मूवी देखिए, उसमें जो दिखाते हैं ना, पहला वाला किंग दिखाते हैं इंट्रोडक्शन के टाइम पे, थोड़ा गोल गोल सा किंग, ये बैठ के खाता है वहां पे समथिंग, दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। देख लेना पद्मावत मूवी, बिकॉज कैसे हमको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। इट्स नॉट लाइक टोटली करेक्ट हिस्टोरिकली, बट हमको नाम याद रखने में ईजी होता है। खिलजी डायनेस्टी 30 ईयर्स तक के इन्होंने रूल करा था। हमारी स्लेव डायनेस्टी ने कितने साल करा था? टोटल लिखा नहीं है शायद मैंने, ओके व्हाटएवर। खिलजी डायनेस्टी 30 ईयर्स तक के इन्होंने करा, बहुत कम टाइम तक की थी। जलालुद्दीन खिलजी, ही वाज आल्सो a little bit important sultan at the age of 70। ठीक है, he defeated Mongols led by Abdullah when raided to Delhi। they defeated Mongols settled in Delhi। ठीक है, दिल्ली में आके सेटल हो गए थे। एंड वेयर कॉल्ड नया मुसलमान। ठीक है, नया मुसलमान कहा जाता था इनको। अलाउद्दीन खिलजी द नेफ्यू, मतलब कि वो उनके अंकल लगते थे, तो अपने नेफ्यू थे, लेकिन फिर उनके सन इन लॉ भी बन गए थे, उनके जमाई बन गए थे। उन्होंने शादी कर ली थी उन्हीं के बेटी से सॉरी, जो दिखाया गया है ना, अदिति राव हैदरी का रोल दिखाया गया है पद्मावत मूवी में। दैट हु सर्व कारा एज द गवर्नर एंड इन्वेडेड यादवा किंगडम को उसने इन्वेड करा था, एनेक्स करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, एंड जीत हासिल कर ली थी उसके ऊपर। एनॉर्मस बूटी फ्रॉम देवगिरी, जो महाराष्ट्र का देवगिरी है, वहां पे भी उसने लूटमाट मचाई थी। जलालुद्दीन रीच कारा टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड वॉज असैसिनेटेड बाय अलाउद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने गया था, लेकिन अलाउद्दीन ने मार डाला सुल्तान को और खुद सुल्तान बन गया फिर। मतलब अपने ससुर जी को उसने मार डाला था, ससुर जी और अंकल। अलाउद्दीन खिलजी, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्टली, इसको टर्किश लोग पसंद नहीं थे। ही वॉज नॉट अ टर्किश पर्सन। इसको शरिया कानून भी पसंद नहीं था। इसको अफगान लोग पसंद थे, क्योंकि इसने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत सारे अफगान लोग और जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स है, इंडिया के कन्वर्टेड मुस्लिम्स, वो उसने बहुत सारे ऐड कराए थे। हिज ओरिजिनल नेम इज अली गुरशप। ही सर्व थ्रोन बाय हिज अंकल। अकॉर्डिंग टू जैनुद्दीन बरानी, अलाउद्दीन खिलजी हैड 2 स्कीम्स। अजीब मैड स्कीम्स थी। क्या स्कीम थी इसकी, ये लिख लो, ठीक है। वन वॉज टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड लाइक अलेक्जेंडर। इसको अलेक्जेंडर के जैसे पूरी दुनिया पे राज करना था, सब पे हमला करके कब्जा करके राज करना था। दैट वॉज हिज वन प्लान। और उसका सेकेंड प्लान था, द अदर वॉज टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन लाइक प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, इसको एक खुद का अलग से रिलीजन भी क्रिएट करना था। फाइन, मूवी देख ली ना यार एक बार, बिकॉज ही हैड वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी देन अदर किंग्स। मिलिट्री कैंपिंग क्या क्या थे? विक्ट्रीज इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो साउथ इंडिया। देवगिरी जो महाराष्ट्र का दौलताबाद है ना आज के टाइम पे, वो उसने कैप्चर कर लिया था। फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू क्रॉस विंध्या जो दिल्ली टू राजस्थान गुजरात तक के जाते हैं ना, पहाड़ों की रेंज, वो क्रॉस करके वो साउथ में आया था। ही कॉन्कर द फॉलोइंग किंगडम। फर्स्ट किंगडम है, फर्स्ट किंग है जो कि अब दिल्ली छोड़ के सदर्न साइड में भी आ रहा है। ठीक है, आगे और आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक भी आएंगे, आते रहेंगे। फिर तो मुस्लिम से क्या, मुगल्स भी आते हैं बहुत ज्यादा। गुजरात में उन्होंने अटैक करा था राजा करण हु फ्लीड टू देवगिरी एंड मैरिड कमला देवी। ठीक है, राजा करण की वाइफ थी कमला देवी, उससे उसने शादी करी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे किंग की वाइफ से शादी करी थी और फिर उसको मलिका जहान का टैग दे दिया था। होता था पहले ऐसे, जब किंगडम पे अटैक करते थे तो सो लेडीज बिलोंग्स टू हिम,
जो रानी पद्मावती ने जौहर करा था वो इसी आदमी के कारण करा था, टू सेव हरसेल्फ फ्रॉम हिम। ठीक है, देख लेते हैं कि इसने कहाँ पे अटैक करा था। रणथंबोर में हमीर देव का किंगडम था, उस पर अटैक करा था। अमीर खुसरो ने लिखा है कि मेनी राजपूत विमेन परफॉर्म जौहर। ओके, एक्ट ऑफ मास immolation by women to avoid capture and save their honor from invaders in the event of defeat। मेवार में हुआ था। यही है जो किस्सा हम सुनते हैं ना मूवीज में। अलाउद्दीन खिलजी conquered मेवार by defeating राणा रतन सिंह एंड चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ का कैपिटल है? मेवार का कैपिटल था। एंड नेम खिजराबाद, उसने चित्तौड़ का मेवार का नाम बदल के खिजराबाद रख दिया था उसके बेटे के नाम के ऊपर, खिजर खान के ऊपर। अकॉर्डिंग टू पद्मावत, हिंदी काव्य का नाम है पद्मावत, ठीक है। रिटन बाय द सूफी सेंट मलिक मोहम्मद जैसी। अलाउद्दीन invaded Mewar to capture its queen Padmavati, who performed Johar along with 30,000 women. However, many historians question its authenticity. It was real. We have a lot of proof. वहाँ पे evidence भी है. We will not go in controversy. लेकिन ये 2 बार जौहर, 3 बड़े जौहर हुए हैं इंडिया की हिस्ट्री में, and all are performed by the Rajput women. And Savannah, it was the Rajput state of मारवाड़, मारवाड़ रीजन का है ये। राय सितलवेदा हु सरेंडर टू अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। जलौर, दिस वाज अनदर किंगडम इन राजस्थान हुज किंग राय कहनदेवा डिफीटेड बाय खिलजी। फिर सदन में कॉन्क्वेस्ट साउथ दिल्ली, इसके जो लेफ्टिनेंट मलिक गफूर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। मलिक गफूर एक हिंदू था जो कि कन्वर्ट हुआ था इस्लाम में, उसको नाम दिया गया था हजार दिनारा इसको नाम दिया गया था मलिक गफूर को। यादवा किंगडम पे अटैक करा, उसके नेक्स्ट ईयर ककाटिया पे अटैक करा, फिर होयसाला पे, फिर पंड्या पे, और ये चारों भी है साउथ के, ठीक है। इसी के इसमें यादवा जो था वो महाराष्ट्र के रीजन में था। ककाटिया जहाँ पे आज उड़ीसा, वारंगल, ये तेलंगाना है ना, वो रीजन वारंगल वाला। होयसाला कर्नाटका, विजयनगर जहाँ पे बसा बाद में उस जगह पे। पंड्या और थोड़ा नीचे अपना क्या मदुराई तमिलनाडु के पास में। ठीक है, राजा के भी नाम एक बार पढ़ लेना, याद तो नहीं रहते इतने डिटेल्स, बट पढ़ लेना, कभी कभी याद रह जाते। अलाउद्दीन डिड नॉट एनेक्स द 4 साउथ किंगडम्स बट कन्वर्टेड देम टू ट्रिब्यूट पेइंग स्टेट्स, मतलब कि अब वो उन्हें पैसे देंगे, रेवेन्यू देंगे। He realized that it was impossible to administer far away because हाँ ट्रांसपोर्टेशन का और कनेक्शन का बहुत इशू था, इसलिए उसने डायरेक्टली उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने से अच्छा उनको अपना सबऑर्डिनेट बना लिया। समझ रहे हो? द यादवा किंग रामचंद्र देवा मेंटेन अ कॉर्डिनल रिलेशनशिप विद अलाउद्दीन खिलजी। ही गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू द सुल्तान। क्या मैरिजेस रिलेशंस थे इनके बीच में। शंकर देवा हु सक्सीडेड रामदेवचंद्र रिवोल्टेड अगेंस्ट। फिर ये रामचंद्र के बेटे जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, उनको नहीं पसंद आया होगा। सो मलिक गफूर इन्वेडेड यादवा किंगडम एंड एनेक्स्ड इट टू दिल्ली सुल्तान। समझ गए? मतलब कि पहले इन्होंने अपनी बेटी दी, फिर उसके बेटे ने कुछ सालों के बाद में उसके ऊपर हमला करा, और फिर मलिक गफूर जो अभी था ना हजारा दिनारा, उसी ने उस पर अटैक करके उनका किंगडम को बर्बाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी गॉट द टाइटल ऑफ सिकंदर सैनी, सेकंड अलेक्जेंडर। सिकंदर सैनी का उसको टैग मिला था बिकॉज वी सॉ ना हिज विश वाज टू एनेक्स होल वर्ल्ड लाइक सिकंदर डिड। ये वैसा बनना चाहता था। इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या थे हम वो भी देख लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट मोनार्की, टोटल डिस्पोटिक रूल था इसका, मतलब कि कुछ भी लिबर्टी नहीं रहेंगी, कुछ राइट्स वाइट्स कुछ नहीं। हिस्टोरिकन्स टर्म द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एज द खिलजी रिवॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। ड्यू टू रेडिकल रिफॉर्म्स सच एज व्हाट वाज दैट, ही सेक्युलराइज द एडमिनिस्ट्रेशन बाय इग्नोरिंग शरिया को इग्नोर कर दिया। सप्रेसिंग द उलेमा, उलेमा क्या था? मुस्लिम प्रीस्ट, क्लर्गी थे, सॉरी क्लर्गी मतलब क्लर्क समझ गया है ना, क्लर्गी जो राज दरबारों में काम करते हैं, जो एडवाइस देते रिलेशन
रिलीजन के इस पे मौलाना टाइप के लोग वो. ही ऑल्सो रिजेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ खलीफा, इसने वो भी रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ही डोंट वॉन्ट एनी वन टू बी हिज सुपीरियर, ही वॉन्ट टू बिकम अ सुपीरियर. सो ऑब्वियसली he reject every possible thing. Alauddin eliminate the hegemony of Turkish noble and he made appointment based on the talent. उसको टर्किश लोग नहीं पसंद थे, उसने टर्किश के क्या जो थे उनके हेजिमोनी बहुत चलती थी ना टर्किश लोगों की, वो खत्म कर दिया था. अफगान्स एंड शेखजाद कौन थे? हिंदूज कन्वर्टेड टू इस्लाम, दोज वेर शेखजाद. उसने उसकी ये चालू कर दी एनरोलमेंट इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. और अफगान लोगों की वे आर अपॉइंटेड टू द हायर पोजीशंस एंड मेनी ऑफ हिज हायर ऑफिसर्स लाइक मलिक गफूर, जफर खान एंड नुसरत खान बिलोंग्स टू शेखजादा कम्युनिटी. समझ में आ गया? एज अ रिजल्ट द टर्किश मोनोपोली ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एलिमिनेटेड. ठीक है, एक इसने करा था, गयासुद्दीन बलबन ने करा था चालीसा को खत्म करके. एंड नाउ अलाउद्दीन खिलजी, दे टू just try to finish the Turkish monopoly. Turkish monopoly कहाँ से शुरू हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू करी थी because he was a Turkish and he take a lot of Turkish people in it. इल्तुतमिश ने कंटिन्यू करा था टर्किश लोगों के साथ में and he made that चालीसा चलंगिनी I guess. 4 फरमान रॉयल ऑर्डर्स इन्होंने बनाए थे नोबोलोक्रेसी, जिसको एरिस्टोक्रेसी भी कह सकते हैं, वो खत्म करने के लिए. नोबल्स यानी कि वही प्रीस्ट वगैरह. ठीक है, इक्ता सिस्टम अबॉलिश कर दी. अब किसी को जमीन कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे मिलेंगे इन कैश. मैरिज अमंग द नोबल फैमिली, उनको पहले सुल्तान की परमिशन लेनी होगी, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन लेके ही शादियां होगी. रिस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज ऑन द मीटिंग एंड द सोशल गैदरिंग्स ऑफ द नोबल्स. मीटिंग्स या कुछ इसके इनके बिना नहीं होंगे, इनको बताए बिना. अपॉइंटमेंट ऑफ मेनी स्पाइज, जासूस लगा दिए थे इन्होंने बहुत सारे जगह पे. जो ये थे इनके क्या थे, क्लर्गी या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे ना लोग, उनके ऊपर जासूस लगाए गए थे. समझ में आ रहा है कि मतलब ये किस टाइप की पॉलिसी थी इनकी? बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी. अलाउद्दीन सेटअप अ न्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दीवान मुस्तखरज. अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू एम टू कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली विदाउट एनी मिडल मैन. अब कोई एजेंट किसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट होगा और उसका डिपार्टमेंट का नाम दिया गया था दीवान मुस्तखरज. ये लिख लो, ठीक है? आई एम रिपीटिंग, मिस मत करो क्योंकि ये नाम अगर याद आ जाएगी बाद में फिर रिग्रेट मत करना. ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं, पता है, जो अलग अलग सोर्सेस फिर मिक्स हो जाते हैं ना. एंड आफ्टर फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक कीप 1 पेज एज अ बफर. अगर फ्यूचर में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली तो लिखने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए उसी टॉपिक में, उसी नोटबुक के बीच में. न्यूरी में ये देख लेते हैं. एज अ रिजल्ट द टैक्स फार्मिंग सिस्टम केम टू एन एंड. मसाहत A new revenue system was implemented. नाम लिख लो फिर से क्योंकि आने चाहिए. ठीक है, ये इनसे टैक्स रेट 50% बढ़ गया. सप्रेस द पावरफुल लैंडलॉर्ड, खट्स कहा जाता था इनको, लैंडलॉर्ड्स को. एंड मुकद्दम्स हेडमैन को कहा जाता था, विलेज हेडमैन को. ही मेंटेन अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी एज द इक्ता सिस्टम वाज अबॉलिश. इक्ता सिस्टम को खत्म करके इसने खुद की आर्मी चालू करी क्योंकि इक्ता सिस्टम वालों को रिवेन्यू, आर्मी, लैंड, इन सब के हक दिए जाते थे, वो उसने बंद कर दिए, तो फिर खुद की आर्मी शुरू करनी पड़ती है. ठीक है. द आर्मी वॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द सुल्तान. ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू सिस्टम्स, दग एंड चाहर. ये टाइप्स ऑफ ये है, इसके पिक्चर्स देख लेना एक बार. ठीक है. हॉर्स की जो टुकड़ी बनाई जाती है ना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं, बट आपको पिक्चर देख के समझ में आएंगे, आपने देख रखे होंगे वो पिक्चर्स. ठीक है. इंडियन हिस्ट्री. अमंग द रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाज द मार्केट रिफॉर्म. फरिश्ता, ये है हिस्टोरिकन है डेक्कन से, फरिश्ता. इन्होंने मार्केट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है. ही जस्ट प्रेज द मार्केट सिस्टम, नीदर सीन इन द पास्ट नॉर सीन इन द फ्यूचर. की मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट एंड मैनेजमेंट था इनका मार्केट के बारे में. प्रिंस ऑफ कमोडिटी वेयर रेगुलेटेड, प्राइजेस और क्या क्या बिक रहा है वो सब कंट्रोल होता था. मतलब कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल की जाती होगी. वी कैन से दैट. सेपरेट मार्केट कॉल्ड सिराई अदिल मार्केट
नेम है ये, सिरई अदील, वेयर स्टार्टेड एंड शहाना ए मंडी पोजीशन का नाम था। सुपरवाइजर जो होता है ना, शहाना ए मंडी, एक इंसान को बना दिया होगा, अपॉइंटेड टू सुपरवाइज देम, ठीक है, एक इंसान जो कि मंडी को सुपरवाइज करेगा, और मंडी का नाम था सराय अदील। दिस इज आर्ग्यूमेंट दैट दे वेर इंटेंडेड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, जो आर्मी का एरिया होता था ना, ये मंडियाँ वहाँ पे लगती थी, तो फिर इसके ऊपर ये भी आर्ग्यूमेंट्स आते कि आर्मी का या फिर मिलिट्री का भलाई के लिए आपने इतना अच्छा मार्केट ओपन करा है। मुबारक खिलजी himself, he declared himself as a कलीफ और खलीफा। 4 साल तक की इन्होंने रूल करा था, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। He was not that prominent, but we will see this. He was the son of Sultan who declared himself as Khalifa. Okay, sorry. He did not declare himself Khalifa. I write it wrong here. Don't copy directly. Listen my words, okay? जिस इंसान ने खुद को खलीफा डिक्लेयर करा था, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, उसका बेटा मुबारक खिलजी, ऐसा कहा गया है। हिज प्राइम मिनिस्टर खुसरो खान, now remember this name, okay? खुसरो खान was the de facto authority and exercised all the power of sultan. मुबारक खिलजी इतना पावरफुल नहीं था, खुसरो खान जो था ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। खुसरो खान कौन था? हिंदू दलित, वैसे मैटर नहीं करता, बट फिर भी वी विल लर्न कि गुजरात के रीजन में से एक जो हिंदू पर्सन था वो है खुसरो खान, जो कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में था, एंड ही वॉज पावरफुल पर्सन। सो मुबारक खिलजी सुल्तान को भी वो ओवर पावर करता था। इमरिस इस्लाम एंड रोज द लेवल टू द प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ये। ही असैसिनेटेड मुबारक खिलजी ऑब्वियसली एंड सरप्रेस द थ्रोन एंड what I am reading sometimes. He was only Hindu to sit on the throne of Delhi. Okay, only women to sit on the throne of Delhi, Razia Sultan. Only Hindu to sit on the throne of Delhi Sultanate, Khizr Khan, not Khushro Khan. Sorry, don't mind. Okay, sometimes I speak very fast, so I go like span for 100 days. Okay, he only ruled for 100 days. Ghiyasuddin Tughlaq again. The Ghiyas name in the Ghiyas itself is very toxic. I feel like Ghiyasuddin Tughlaq was also important because इसने maybe Ghiyasuddin Tughlaq also started one city. We will see later. Tughlaqs in next. Okay. Ghiyasuddin Tughlaq, governor of Dipalpur, he killed Khushro and captured the throne as usual. Okay. Part second we will continue. जितना भी है सैयद लोधी, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रिवेन्यू सिस्टम, और उसके बाद में भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में जो चालू होता है, जैसे इनका डिक्लाइन होगा, मुगल्स चालू होगा, मुगल्स के बाद में फिर विजयनगर। सो विजयनगर हमारा कंप्लीट हो गया 2 पार्ट्स में। विजयनगर के जो पास के किंगडम्स है ना, जितने भी हमारे ककाटिया हो गए या फिर यादवा, बहामनी, होयसाला, ये भी हम कवर कर लेंगे एक इसमें, बिकॉज अगर उस रीजन से कोई भी क्वेश्चन आए या फिर उस टाइम पीरियड से, तो हमको सॉल्व करते आना चाहिए। फाइन, ये भी है। आई विल शो यू दिस फास्टली इफ यू फील लाइक कि ये हमको पढ़ा देना चाहिए। सो आई एम थिंकिंग शुड वी स्टडी दिस राइट नाउ और नॉट। ओके, फास्ट हम कर लेते हैं, अगर इच्छा हो तो फिर पढ़ लो, हार्डली 10 minutes we will cover this. Background of Delhi Sultanate. First Muslim invasion, Qasim, attack in India 712, capture Sindh, became the Umayyad Caliphate, ठीक है, प्रोविंस ऑफ उमैयद खलीफत का ये बन गए थे। महमूद ऑफ गजनी, कासिम के बाद में गजनी, गजनी के बाद में घोरी, घोरी के बाद में ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर स्टार्ट, ठीक है। महमूद आए थे, टर्किश थे ये भी, सक्सीडेड हिज फादर, सेंट्रल एशिया से आए थे, गजनी, ठीक है, काबुल अफगानिस्तान का एरिया, गजनी जिसको कि ठीक है साउथ ऑफ काबुल। 27 year old, द फर्स्ट रूलर टू गेट द टाइटल ऑफ सुल्तान। ओके, ये ऐसी चीज़ें लिखना है, फर्स्ट कुछ भी, वट एवर फर्स्ट इट इज, नाम लिख लो। अथॉरिटी क्या है यहाँ पे, ही अटैक इंडिया 17 times, गॉड सॉरी, 17 बार इन्होंने अटैक करा है इंडिया ड्यूरिंग, ये 27 सालों के अंदर ही इन्होंने 17 बार अटैक करा।
अल बिरूनी कम टू इंडिया विथ गजनी, गजनी के साथ में अल बिरूनी आए थे। किताबुल हिंद बहुत फेमस है, बहुत बार आया है, या फिर तारिकुल हिंद, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई ये बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अंदर बहुत सारे आपको विमेन की पोजीशन या फिर द एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें इसी बुक में से हिस्टोरियंस को पता चली। रीजन बिहाइंड इन्वेजन टू इंडिया बाय गजनी, टू एक्यूमुलेट वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ। ओके, फिर स्प्रेड इस्लाम, इस्लाम रिलीजन को स्प्रेड करना था। राजपूत लैक्स यूनिटी, उनको पता था कि यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट एक किंगडम नहीं, छोटे छोटे किंगडम्स है, तो सबको हरा हरा के आप आगे बढ़ सकते हैं लैंड कैप्चर करने के लिए। राजपूत किंगडम्स वेर स्मॉल एंड स्कैटर्ड, ये है आपके मेंस के पॉइंट्स। अगर पूछे कि क्यों इन्वेजन पॉसिबल था इंडिया के लैंड पे, सो दिस 4 पॉइंट्स यू कैन राइट। ओके, गजनी इन्वेजन टू इंडिया देख लो कितने साल में, 1000, फिर 5 साल बाद, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, भाटिया, मुल्तान, भतिंदा, पंजाब हिल्स, पाकिस्तान, थानेसर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, और फिर सोमनाथ टेम्पल। इतनी सारी जगह पे अटैक करे। ही अटैक द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। The brave Hindu Rajput tries to defend the temple when the enemy tries to get inside it. The Hindu fought very bravely initially and the enemies could not damage the temple. After 3 days of fight, Mahmud of Ghazni troops were successful in the plundering the Somnath temple and sacred idols लिंग were destroyed. बहुत सारी चीज़ें वो उठा के लेके गए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी. But Rajput kings try very hard to save this. Ghazni looted all the treasure of the temple, which was at the time 20 million dinars, more than 8 times of what he had collected in his first invasion. God, how much fortune he had took with him. Around 5,000 Hindus died during the last invasion. Oh, hated Ghazni. Obviously. In each invasion, many Indian dynasties he carried back vast wealth with him. Fine. My mic is just off. I don't know why. Okay, I will just record it. It's just ending now. ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लो if you want, if you needed. ठीक है. सो हमारा जो तुगलक का बचा है, सैयद लोधी का बचा है, वो सब हम कवर कर लेंगे. एंड टेल मी विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू बी कवर्ड, बिकॉज मुगल्स बहुत जगह पे कवर कर रखा है. यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे मुगल्स के ऊपर. सो या फिर जो रिमेनिंग छोटे छोटे किंगडम्स है उनको भी हम एक बार देख सकते हैं. यू कैन टेल मी विच वन यू वांट, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक. फाइन, वी विल स्टॉप इट नाउ हियर.